तो गाइस कैसे हैं सभी लोग। एंड जो बायो हमारी है 4.0 परमार एसएससी की, तो थैंक्स टू परमार सर फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जो परमार एसएससी की हमारी बायोलॉजी है उसमें हमने पहला चैप्टर सेल कंप्लीट कर लिया था, कोशिका। एंड जो सेकंड चैप्टर है पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। एंड अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको बेनिफिट हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको लगे कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है पादप उत्तक, तो व्हाट इज़ टिश्यूज़। सबसे पहले समझेंगे टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो देखो, जब छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, उनसे उनसे मिलकर टिश्यूज़ का उनसे निर्माण होता है। ठीक है, तो कोशिका से टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू से ऑर्गन्स का निर्माण होता है, और ऑर्गन्स से क्या बनता है, बॉडी बनती है। ठीक है, ऑर्गन्स को मिला के, ऑर्गन्स सेल्स सबको मिल के। तो क्या है कि हम देखेंगे सबसे पहले पादप उत्तकों का क्या देखेंगे, परिचय देखेंगे। तो उत्तक कोशिका का एक समूह जो शरीर में किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक साथ काम करता है। क्या, उत्तक कोशिकाओं का एक समूह जो शरीर में किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक साथ काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्तक। उत्तक बोलते हैं उसको। ठीक है, उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं पादप और दूसरे होते हैं जंतु। दो प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। ठीक है, तो यानी पादपों में और जंतुओं में। अब उत्तकों का देखेंगे महत्व क्या होता है। तो ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन करते हैं। किसका, श्रम का विभाजन करते हैं। कैसे कि कैसे करते हैं श्रम का विभाजन, देखो जैसे ये कोई क्या है, जीव है, जीव की अंग प्रणाली है, क्या है, जैसे पौधा है, तो पौधे का अंग ये रहा, फिर इसके अंदर उत्तक होगा, फिर उसके अंदर कोई सेल होगी, फिर उसके अंदर क्या होगा, कोशिकांग। जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है किसके अंदर, पत्तियों के अंदर, तो जिसके अंदर क्या होता है, हरित लवक पैदा होता है Mg2+। याद रखना ये चीज़, लास्ट चैप्टर में पढ़ा चुका मैं, है ना। तो क्या होता है कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन करता है। एंड ये व्यक्तिगत कोशिकाओं पर कार्यभार को कम करता है। जो व्यक्तिगत कोशिकाएं होती है, जो पर्टिकुलरली उन उन पर जो टिश्यू होता है उनका कार्यभार कम कर दे, क्योंकि ये जैसे कोशिकाओं के रूप में काम कर रहा है कहीं ना कहीं। तो क्या है कि टिश्यू एक कोशिका की तरह काम कर रहा है। तो जो कोशिका रहती है, जो ऐसी रहती है, बड़ी कोशिकाएं, मतलब जैसे अब हमारी जो क्या है न्यूरॉन्स है, तो वो काम कर रहे हैं। तो क्या है कि टिश्यूज़ होते हैं, वो कुछ कुछ टिश्यूज़ है, उनको क्या सहायता प्रदान करेंगे वहाँ। ठीक है, अब क्या है कि जो टिश्यू होते हैं अंगों और अंग प्रणालियों में संगठन और शरीर के बेहतर संगठन की ओर ले जाता है। टिश्यू क्या करते हैं कि हमारा जो बॉडी है उसको क्या करते हैं, अंग होते हैं ना, ऑर्गन्स, उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एक मतलब पावर देते हैं कि हाँ भाई अंग बिल्कुल सुदृढ़ रहे, संगठित कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं वर्गीकरण। पादप उत्तकों का वर्गीकरण देखेंगे हम लोग, पादप उत्तक ही पढ़ रहे हैं आज। तो पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहले होते हैं विभजोत्तक, दूसरे होते हैं स्थायी उत्तक। ठीक है, तो विभजोत्तक क्या होते हैं, यह उत्तक निरंतर कोशिका को विभाजन करने में सक्षम होता है। ये क्या करता है, कोशिका को विभाजित करता है। और स्थायी उत्तक होते हैं ना, ये क्या करते हैं, परिपक्व कोशिकाएं हैं जो अपने विभाजन की क्षमता को खो चुकी होती है। स्थायी उत्तक भाई, विभाजोत्तक विभाज्य में लगी, विभाज्य आ रहा है ना इसमें, तो मतलब विभाजन कर देगा ये किसको, कोशिकाओं को। और स्थायी ये मतलब क्या करेगा कि क्या करता है, परिपक्व जो कोशिकाएं होती है जो अपने विभाजन की क्षमता खो चुकी होती है, वो परिपक्व कोशिकाएं क्या होती है, स्थायी उत्तक होती है। ठीक है, यानी जो विभाज्य नहीं होंगी वो स्थायी हो चुकी हैं, समझ गए। अब देखते हैं हम लोग विभाज्य उत्तक क्या होते हैं। तो देखो, ये उत्तक उन कोशिकाओं से बने होते हैं जो निरंतर विभाजित होते हैं ना। जैसे पौधों में वृद्धि सहायता मिलती है इससे। ठीक है, क्योंकि जैसे टिश्यू टूटता रहेगा, टिश्यू एक दूसरे में विभाजित होता रहेगा, तो उसका क्या होता है, उसका क्या होता रहेगा, विस्तार होता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा अलग अलग। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विभाज्य उत्तक। फिर आ जाते हैं हम इसकी विशेषताओं पर। तो देखो, विशेषताएं क्या है, कहाँ स्थान का क्या होता है। तो देखो, पौधों के बढ़ते क्षेत्र, जो बढ़ते क्षेत्र होते हैं ना पौधों के, उनमें रहता है। जैसे जड़ में रहेगा, क्योंकि जड़ बढ़ती जाती है, जड़, पौधों की जड़ें बढ़ती रहती है। प्ररोह होता है उसमें। ठीक है, आदि में। ठीक है, आकार गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, आयताकार होता है। ठीक है, तीन प्रकार का होता है। कोशिका छोटी और पतली होती है, जिनमें सघन कोशिका द्रव्य और बड़े केंद्रक होते हैं। ठीक है, अंतर कोशिकीय स्थान और रसदानियां अनुपस्थित होती है, ये सक्रिय कोशिकाएं हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज से। अब मैंने पहले भी बता दिया, कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, बट ये चार जो रहते हैं ना, उनमें अलग अलग चीज़ में अलग अलग चीज़ से बनी होती है। जैसे ये शायद कवक में पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखेंगे हम कि कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, किसमें, पादपों में, है ना।
अब देखो जैसे ये हमारा विभज्योतक है, तो देखो 3 प्रकार का होता है ये, पहला शीर्षस्थ, दूसरा अंतर्वेशी और तीसरा पार्श्व। 3 प्रकार का होता है और ये तना है, तने में होता है पार्श्व विभज्योतक, ऊपर अंतर्वेशी होता है, शीर्षस्थ होता है ऊपर ही ऊपर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्थायी उत्तक पे। स्थायी उत्तक क्या होता है, तो देखो ये क्या होते हैं, अविभाजित होते हैं, मैंने देखा पढ़ा अभी, अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, जिन्होंने क्या है परिपक्वता प्राप्त कर ली है, यानी ये अब विभाजित नहीं होंगे और विशिष्ट कार्य करते हैं। विभेदीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से विभोज उत्तक जो उत्तक है स्थायी उत्तकों में परिवर्तित होते हैं। कैसे, जैसे वो विभाजित हो गया तो वो एक क्या बनता है, परिपक्वता प्राप्त कर लेता है, यानी कि वो मैच्योरिटी में आ जाता है, एंड वो क्या करता है कि वो अब हो गया ऑर्गेनाइज हो गया ठीक से, तो वो क्या करेगा कि अब एक स्थायी हो गया, बिल्कुल स्थायी मतलब अब वो आगे विभाजित नहीं होगा, और विभाजित नहीं होगा तो वो स्थायी उत्तक की श्रेणी में आता है। फिर वो क्या करता है कि जो और हमारी जो कोशिकाएं रहती है ना बड़ी, उनको क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं विशेषताओं पे। तो विशेषताएं क्या है कि स्थान क्या है, जड़, तना, पत्तियां आदि। कहाँ होता है ये स्थायी उत्तक, जड़ में होता है, तने में होता है, पत्तियों में होता है, ठीक है। गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजाकार या अनियमित होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति पतली या मोटी होती है, इसमें बड़ा केंद्रीय वैक्यूल होता है। किस में होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति पतली या मोटी होती है किसमें, स्थायी उत्तक में, और इसमें बड़ा केंद्रीय वैक्यूल होता है किसमें, स्थायी उत्तक में। कार्य क्या होते हैं, पौधों में स्थायी उत्तक विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। क्या क्या, जैसे सहारा, भंडारण, संचार और सुरक्षा। सहारा प्रदान करता है, ठीक है, भंडारण करता है, संचार करता है और सुरक्षा शामिल है, ठीक है। अब देखते हैं हम तीनों प्रकार देख लेते हैं इसके। तो शीर्षस्थ ऊपर ऊपर वाला, तो ये क्या प्ररोह शीर्ष और जड़ शीर्ष पर मौजूद होता है, जड़ के शीर्ष पर होगा, या तो ये प्ररोह हो यानी ऊपर ऊपर के शीर्ष पर होगा, है ना। जड़ और प्ररोह की लंबाई को क्या करता है, बढ़ाता है, तो इसका काम हो गया बढ़ाने का, तो ये देखो विभाज कर रहा है तो बढ़ा रहा है। फिर हो गया पार्श्व विभुजोत्तक, ये क्या होता है, छाल के नीचे का होता है, जो छाल होती है ना उसके नीचे का, जड़ और तने की मोटाई को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है, मोटाई बढ़ा देता है। तो पेड़ की छाल नहीं होती क्या बाहर की, तो उस वो कोशिका भित्ति टाइप की होती है, तो वो क्या, ये क्या करता है उसके अंदर मतलब नीचे की साइड स्थित होता है, तो ये क्या करता है, जड़ और तनों को क्या करता है, मुंह बढ़ाता रहता है। फिर होता है अंतर्विष्ट विभज्योतक, ये क्या करता है, पत्तियों के आधार या पर्व यानी घास पर, जो आधार होती है ना घास पर, वो क्या करता है, स्थित होता है वहाँ, और पत्तियों और पर्वों की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है, जैसे लीफ ब्लेड, है ना। अब आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रोटोडर्म शीर्षस्थ विभज्योतक का एक हिस्सा होता है, किसका होता है, प्रोटोडर्म शीर्षस्थ का, जो जड़ और तने में ही होता है, जड़ और तने में पाया जाता है। हालांकि शीर्षस्थ पाया कहाँ जाता है, कहाँ पाया जाता है, जड़ में और प्ररोह पर, है ना। बट प्ररोह प्ररोह जरूर थोड़ी ऊपर का क्षेत्र हो, तना भी एक प्ररोह ही होता है, ठीक है। तो जड़ और तने में पाया जाता है, और बाह्य त्वचा एपिडर्मिस होती है का विकास करता है। जो पेड़ की जो बाह्य त्वचा होती है ना एपिडर्मिस, उसका एपिडर्मिस देखो, एपिडर्मिस एक किसका वर्ड है, वो कैप का वर्ड है, एपिडर्मिस यानी बाहर की त्वचा, ठीक है। फिर आते हैं एंदा या कैम्बियम। क्या होता है एंदा कैम्बियम, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच मौजूद एक पार्श्व मेरिस्मेटिक उत्तक होता है। कौन सा होता है, मेरिस्मेटिक उत्तक, जाइलम और फ्लोएम के बीच, जो क्या होता है, द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का उत्पादन करता है, जिससे पौधों में द्वितीयक वृद्धि होती है, जैसे मोटाई में वृद्धि होती है ना, समझ गए। कैम्बियम ये काम करता है, इसको बोलते हैं एधा, कैम्बियम एधा, ठीक है। क्या होता है, फ्लोएम के बीच एक पार्श्व मेरिस्मेटिक उत्तक। फिर आ जाते हैं हम स्थायी उत्तक के प्रकार पे। कौन से के, स्थायी उत्तक के। अभी तो हमने देखे थे ना, ये क्या थे, ये क्या थे, ये भी प्रकार ही थे, बट वो तो क्या कैसे प्रकार है कि पेड़ की संरचना के आधार पर। अब ये प्रकार है कि किस तरीके के होते हैं। तो देखो इन उत्तकों पहले होते हैं सरल, तो सरल में आते हैं इन उत्तकों को सजातीय, सॉरी एक सेकेंड, हमने जो ऊपर पढ़ा वो थे विभज्योतक, सॉरी है ना, सॉरी मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो ऊपर जो हमने पढ़े वो विभज्योतक थे, और ये स्थायी उत्तक है। स्थायी मतलब जिनका आगे विभाजन नहीं होगा, है ना। तो मुझे क्या दूसरा चीज़ याद रह गई, पहले एक मैथ्स में सर एक पीडीएफ देते थे, तो उसमें संरचना के आधार पर ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो उसके आधार पर मुझको याद रह गई, इसलिए इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो सरल स्थायी उत्तक, तो इन उत्तकों को सजातीय उत्तकों के रूप में भी जाना जाता है। सरल स्थायी उत्तक होते हैं सजातीय, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक ही बार, अब जब एक कोई उत्तक जो स्थायी हो गया वो एक ही श्रेणी में वो जाता जाएगा ना, मतलब कि स्थायी अवस्था में। एक ही प्रकार की कोशिका से बने होते हैं जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य आमतौर पर समान होते हैं, इसलिए भी ये सजातीय होते हैं, ठीक है। इसके प्रकार कौन कौन से, मृदुत्तक होता है पहला, दूसरा स्थूलकोण उत्तक और तीसरा दृढ़ उत्तक। इंपॉर्टेंट है ये स्थायी उत्तक, ठीक है। तो मृदुत्तक क्या होता है, देखो
पूरे पौधे के शरीर में विशेष रूप से नरम भागों में होता है, जैसे जड़ में, तने में, कॉर्टेक्स, पित्त, पत्तियों का मेसाफिल और संवहनी गठों के भीतर होता है। कौन? मृदुतक है ना, ये रहा मृदुतक है ना। और ये क्या होता है? ये जीवित कोशिकाएं होती है, ल्यूमेन की क्षमता अधिक होती है इनमें। किसकी? ल्यूमेन की। ठीक है, अब देखो ये पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये इसकी संरचना है। तो इसमें देखो, ये तो वायु का विकास है। अब इसमें जो उपचर्म है ना, इसका काम कौन कर रहा है? यहाँ पे मृदुतक कर रहा है। ठीक है, तो ये मृदुतक की कोशिकाएं हो गई। ये जो नीचे एरिया दिख रहा है आपको, ये मृदुतक है ना। तो देखो इसका कार्य क्या होता है? भोजन का संचय उत्तक के रूप में कार्य करता है। संचय करने का। कुछ मामलों में परिपर्ण हरित क्लोरोफिल होता है इसमें, जिसके कारण इसे हरित उत्तक या क्लोरिन काइमा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होता है ना। जब कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित होती है तो उनके बीच बड़े वायुस्थान होते हैं। जब कोशिका क्या करती है? शिथिल रूप से व्यवस्थित यानी चिपकी हुई, तब तो इनके शिथिल यानी क्या हो जाती है? लूज हो जाती है ना। तो इनके बीच क्या होता है? बड़े वायुस्थान हो जाते हैं, जिनके कारण क्या है? वायुतक यानी एरेनकाइमा कहा जाता है इनको। ठीक है, और वायुतक पौधों के अंगों को उत्प्लावकता प्रदान करता है और उन्हें तैरने में सहायता करता है। कौन? वायुतक पौधे के अंगों को, है ना। वायुतक होता है जो, क्योंकि उसमें जब हवा बढ़ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? थोड़ा हल्का हो जाएगा, इसलिए तैरने में सहायता प्रदान करता है। फिर दूसरा आ जाते हैं स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण क्या होते हैं? पत्ती के व्रतों या डंठल, द्विबीजपत्री तनों की बाह्य त्वचा और द्विबीजपत्री पत्ती के संवहनी बंडल में। कहाँ कहाँ होते हैं? तो तनों में होते हैं, तो मतलब डंठलों में। डंठल यानी जो उसका एरिया होता है ना, जिससे वो चिपका हुआ रहता है। जैसे पत्ता है, ये पत्ता है, ये पेड़ है, ये पत्ता इससे चिपक रहा है, तो ये एरिया है ना, ये डंठल है। ठीक है, तो डंठलों में द्विबीजपत्री की तनों या बाह्य त्वचा और द्विबीजपत्री पत्ती के संवहनी बंडल में। ठीक है, कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। कहाँ का? जीवित होती है, लंबी होती है और कोनों पर। अब देखो कोनों पर ही मोटे होते हैं वो, यहाँ से, और फिर जहाँ से पत्ती जुड़ी होती है वहाँ से, ये पत्ती जुड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ से मोटे होते हैं, तो इसलिए बताया गया है। और कोशिकाओं के बीच बहुत कम अंतर कोशिक स्थान बहुत कम होता है, और ये संकीर्ण ल्यूमेन होता है इसमें। ठीक है, संकीर्ण। इसकी दो काट होती है, एक तो अनुप्रस्थ ये रही और ये अनुदैर्ध्य काट ये रही। ठीक है, तो कार्य क्या होते हैं? ये आंतरिक उत्तक के रूप में कार्य करते हैं, आंतरिक उत्तक के रूप में ना। इस प्रकार पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। यांत्रिक शक्ति क्या होती है? जैसे हवा चल रही है तो पेड़ों की पत्ती ना टूट जाए। पेड़ है, खड़ा है, हवा चल रही है तो झुक ना जाए, आंधी तूफानों में गिर ना जाए। तो यांत्रिक जो होती है ना, वो किसके कारण होती है? स्थूल कोण उत्तक के कारण। ठीक है, समझे। फिर आ जाते हैं, ये लचीलापन प्रदान करते हैं। लचीलापन है ना, मतलब अंगों को झुकने में मदद करते हैं। भाई झुक तो जाएगा बट वो टूटे ना, समझे, टूटे ना, इसीलिए यांत्रिक सहायता कर रहा है ना। उदाहरण क्या है? पर्वतरोही पौधों के प्रतान और तने, ये क्या होते हैं? स्थूल कोण उत्तक का उदाहरण है। ठीक है, दृढ़ उत्तक आ गया। दृढ़ उत्तक मतलब स्थान कहाँ है? तनों में संवहनी बंडल के चारों ओर पत्तियों की शिराओं और कठोर आवरणों, जैसे छाल, नारियल में छिलका, जटा, इनमें होता है दृढ़ उत्तक। किस किस में? तनों की संवहनी बंडल के चारों ओर पत्तियों की शिराओं में, और कठोर आवरणों, जैसे छाल होती है ना, जैसे नारियल का भूसा होता है, वो क्या होता है? दृढ़ उत्तक होता है। ठीक है ना। ये मृत उत्तक होते हैं। मृत मतलब, अब देखो नारियल हटा लेते हैं तो मृत ही हो गया ना, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। नारियल के भूसे से भाई दृढ़ उत्तक है, क्योंकि नारियल का बाह्य भाग दृढ़ होता है। जो बनावट में बहुत कठोर और दृढ़ होते हैं, ये उत्तक को मजबूती और कठोरता प्रदान करते हैं। इनमें एक बहुत संकीर्ण या लगभग अनुपस्थित नष्ट ल्यूमेन होता है। ठीक है, अनुपस्थित होता है इनमें ल्यूमेन, है ना। फिर इसके कार्य देखते हैं, तो कार्य क्या है इसके? ये पौधे को यांत्रिक सहायता और दृढ़ता प्रदान करते हैं। क्या सहायता? यांत्रिक सहायता और दृढ़ता प्रदान करते हैं। बीजों की कठोरता और अखरोट के आवरण के लिए दृढ़ कोशिकाएं जो स्केलेराइसिस होती है ना, कौन सी? स्केलेराइसिस, दृढ़ कोशिकाएं बीजों की कठोरता और अखरोट के आवरण के लिए, है ना। तो उसके स्केलेराइसिस के लिए उत्तरदायी कौन सा उत्तक है? यही दृढ़ उत्तक है ना। कोशिका भित्ति की जो लिग्निन नामक रसायन के स्राव और जमाव के कारण मोटी होती है। कौन? कोशिका भित्ति। लिग्निन नामक रसायन होता है, उसके स्राव और जमाव के कारण मोटी होती है। और लिग्निन सीमेंट की तरह कार्य करता है, जो उत्तक को अत्यधिक कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। कौन? लिग्निन। तो याद रखेंगे लिग्निन के बारे में। क्या होता है लिग्निन? लिग्निन रसायन होता है एक, जो इसका जो स्राव और जमाव होता है उसके कारण क्या होती है? कोशिका भित्ति मोटी होती है और सीमेंट की तरह कार्य करता है, जो कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। अब आ जाते हैं जटिल स्थायी उत्तक। तो जटिल स्थायी उत्तक, अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको ढंग से पढ़ेंगे। ये उत्तक क्या होते हैं? कोशिकाओं से, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, है ना, जो एक इकाई रूप में मिलकर एक विशिष्ट कार्य करते हैं। दो है जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, जाइलम देखते हैं। जाइलम क्या है? तो जाइलम है जल का संवहन,
है ना। एक तरफा जो संवहन होता है उसको बोलते हैं जाइलम, है ना। जैसे यह वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के माध्यम से जड़ों से क्या करता है, पौधे की पत्तियों तक पानी लाता है। जड़ खींचती है पानी, तो ये जाइलम का काम है, ठीक है। और पोषक तत्वों का परिवहन करता है किससे, जड़ों से पोषक तत्व खींच रहा है, जड़ों से पानी खींच रहा है, कहाँ तक, पत्तियों तक। यह पौधों को सहायता प्रदान करता है, जाइलम, है ना। अब देखो इसमें क्या है, वाहिका होती है, जाइलम फाइबर होता है, और जाइलम पैरेनकाइमा से मिलकर बना होता है ये जाइलम, है ना। केवल जाइलम पैरेनकाइमा ही काइमा होता है ना, वही एक जीवित उत्तक होता है, बाकी ये तीनों क्या है, मृत, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग समझने थोड़ा सा। तो देखो ये वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कैसे होता है वो देखते हैं। तो ये देखो जड़ दे रखी है हमको। तो ये क्या है, परासरण पानी को मूल रोम तक धकेलता है। देखो परासरण क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो क्या होता है, जब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाती है तो निम्न से उच्च की ओर जाएगी। तो निम्न से उच्च की ओर जा रही है, तो निम्न कहाँ है, इधर निम्न है जहाँ जड़ है, और जड़ों में क्या उच्च हो जाता है, तो उच्च की तरफ जाएंगी, है ना। तो उच्च की तरफ जा रही है, तो क्या हो रहा है, निम्न से उच्च की तरफ जाती है, उच्च से निम्न की तरफ जाती है, बताओ बताओ बताओ। निम्न से उच्च की तरफ, ठीक है। उच्च से निम्न की तरफ किस में जाती है, विसरण में। विसरण में या परासरण में, विसरण में। देखो उच्च से निम्न जाती है विसरण और परासरण में, ठीक है, विसरण और परासरण में, ठीक है। और जो विपरीत परासरण होता है उसमें कहाँ से जाती है, निम्न से उच्च में, ठीक है। आर ओ, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, हमारे घरों में होता है आर ओ, समझे। तो परासरण की क्रिया क्या होगी, जो हमारी मिट्टी और ये है इनमें तो बहुत सारी सांद्रताएं होती है, तो उच्च से निम्न में ही तो जाएगा, जड़ों में तो सांद्रता ही नहीं है, तो यहाँ जाता है, जब क्या होता है, धकेलता है। फिर क्या होता है कि ये ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, सारे। फिर ये क्या करता है कि आसंजन यानी असमान कणुओं के बीच आकर्षण, और ससंजन यानी समान कणुओं के बीच आकर्षण होता है, और जल के अणु क्या करते हैं, एक स्तंभ बना लेते हैं। फिर वाष्पोत्सर्जन से वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न होता है, वाष्पोत्सर्जन से, ठीक है। अब देखो जड़ की आंतरिक संरचना देखेंगे तो जड़ कैसे होती है। जड़ में देखो फ्लोएम होता है, क्या होता है, परिरंभ होता है, मूल रोम, ये मूल रोम है। फिर बाह्य त्वचा ये रही, अंतस्थ त्वचा ये रही, जाइलम अंदर है, ये रहा रेड कलर, एंड वलकुट होती है इसमें, ठीक है। याद रखेंगे, या कभी पूछ ले कि इनमें से फ्लोएम जड़ की आंतरिक संरचना का कौन सा पार्ट नहीं है, तो हमको ये ध्यान होना चाहिए, ये पार्ट होते हैं। फिर आ जाते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है, भोजन संवहन करता है, दो तरफा करता है, जाइलम एक तरफा ही करता है, फ्लोएम दो तरफा करता है। ये पत्तियों से तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित करता है। जो पत्तियों से जो भोजन तैयार होता है उसको पौधों के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित करता है ना। में किस से मिलकर बना होता है, चालनी नलिका, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, इनसे मिलकर बना होता है। केवल फ्लोएम फाइबर ही एक मृत उत्तक है, केवल फ्लोएम फाइबर ही एक मृत उत्तक है। फ्लोएम जो फाइबर होता है वो एक मृत है, बाकी सारे जीवित हैं, ठीक है, ये सारे जीवित हैं। फिर आ जाती है चालनी नलिकाएं, परिपक्वता पर केंद्रक विहीन होती है। चालनी नलिकाएं परिपक्वता पर क्या होती है, केंद्रक विहीन होती है। एंड देखेंगे हम लोग जाइलम क्या है, तो जाइलम है एक तरफा, यानी ऊपर ऊपर जाएगा, थोड़ा डिफरेंस है इसमें, देख लेते हैं। तो देखो पानी और खनिज आ रहा है ऊपर, रस का प्रवाह एक तरफ हो रहा है, लिग्निन से बनी मोटी कोशिका की भित्ति है, देखो कितनी मोटी कर दी है लिग्निन ने, ये रसायन है एक, ठीक है, ये हमने पढ़ाया अभी। कोशिकाओं के बीच कोई अंत भित्ति नहीं होती है, कोशिकाओं के बीच कोई भित्ति नहीं होती है, ठीक है। तो जाइलम हो गया। फ्लोएम क्या करता है, दो तरफा, यानी कि देखो जा भी रही है चीज़ें और आ भी रही है चीज़ें, है ना। तो क्या है, पानी और भोजन को दोनों को आ रहा है जा रहा है। रस का जो प्रवाह है दो तरफा होता है, सेल्यूलोज से बनी पतली झिल्ली होती है, सेल्यूलोज की, इधर किसकी थी, इधर लिग्निन, इधर सेल्यूलोज, ठीक है। और अंत भित्ति और छिद्रों की वाली कोशिकाएं होती है, ठीक है, ये हो गया। फिर आ जाते हैं संरक्षित उत्तक। संरक्षित उत्तक कौन कौन से होते हैं, उत्तक का जो सरल उत्तक का हिस्सा होता है संरक्षित उत्तक। तो पौधों में संरक्षित उत्तक एक विशिष्ट उत्तक होते हैं जो पौधों के शरीर की सबसे बाहरी परत बनाते हैं। पौधों की जो शरीर होते हैं उनकी सबसे बाहरी परत कौन बनाते हैं, संरक्षित उत्तक। ये यांत्रिक क्षति, रोगजन को, पानी की कमी जैसे विभिन्न बाहरी कारकों से बचाने का कार्य करते हैं, कौन से, संरक्षित उत्तक। पौधों में संरक्षित उत्तकों में बाह्य त्वचा जैसे एपिडर्मिस होती है और कोर्क शामिल होता है, ठीक है। ये सब किस में शामिल होते हैं, संरक्षित उत्तक में। बाह्य त्वचा क्या होती है फिर देखेंगे, तो कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है पौधों के अंगों की,
अंगों को ढकती है वो क्या होती है? क्या होती है? बाह्य त्वचा। स्थान जैसे पौधों के सभी भागों के सबसे बाहरी परत में पाया जाता है, जैसे पत्तियां, फूल, तने और जड़ होती है ना, ये सब। तो ये देखो बाह्य त्वचा है, ये रही। पूरक कोशिकाएं होती है, इसमें कॉर्क कैम्बियम होता है और द्वितीय वल्कुट होता है इसमें, ठीक है। फिर आते हैं इसके कार्य क्या रहते हैं, किसके किसके कार्य? बाह्य कोशिका के, बाह्य कोशिका के, हाँ। तो ये क्या करती है? पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। शुष्क आवासों में पौधे की बाह्य त्वचा क्या एपिडर्मिस क्या होती है? अधिक क्या होती है? क्या होती है? अधिक मोटी होती है। फिर रेगिस्तान में उगने वाले जो पौधे होते हैं, क्यूटिकल, मोमी आवरण होता है उनमें, ठीक है। क्यूटिन होते हैं, क्यूटिन की परत को क्यूटिकल कहा जाता है, ठीक है। फिर क्यूटिन एक क्या है? मोम पदार्थ है तथा जलरोधी होता है। ये पानी की कमी, चोट, चीट एंड कवक के कारण क्या होता है? चीट होती है। आक्रमण के कारण, के आक्रमण के विरुद्ध क्या करता है? सुरक्षा में सहायता करता है। कौन? क्यूटिन, है ना। जड़ों की बाह्य त्वचा कोशिकाएं होती है, जड़ों में जो बाल जैसी संरचनाएं होती है, उनमें लंबे बाल जैसे दिखते नहीं है क्या? तो जड़ों के अवशोषण सतही क्षेत्रों को बढ़ाते हैं, ठीक है। सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं वो, कि छोटे छोटे बाल बिखर जाते हैं, फिर वो जल पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। पत्तियों में जो बाह्य त्वचा होती है, कोशिकाएं रंध्र होती है, स्टोमेटा बोलते हैं जिसको, बनाती है, जो रक्षक कोशिकाओं को द्वारा रक्षित होती हैं, ठीक है। और रक्षी कोशिकाएं गुर्दे के आकार की संरचनाएं होती है, जो पौधों में गैसीय विनिमय को नियंत्रित करती हैं। याद रखेंगे ये चीज़। अब दो चीज़ है, खुला रंध्र और बंद रंध्र। तो देखो खुला रंध्र ये रहा, बंद रंध्र ये रहा। इसमें क्या क्या होता है, डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो खुला रंध्र का देखो ये रहा रंध्र, और जो बंद होता है उसमें रंध्र क्या होता है? बंद होता है। कैसे? तो रंध्र बंद क्यों होता है? क्योंकि उसका रीज़न है सिंपल, कि क्या है, जब कोशिकाएं होती है तो जो कोशिकाएं में जो परिवहन होता है, जो अगर मान लो परिवहन अगर किस लिए हो रहा है, कि पोषक तत्वों के लिए, तो वो क्या है? खुले रंध्र का यूज़ करती हैं। ऑक्सीजन लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गेन करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं पादप तो ये सब गेन करने के लिए क्या करती हैं? खोल लेती हैं, इनकी खुले रंध्र का यूज़ करती हैं। बंद रंध्र होती है जब जब इनका जो कार्य पूरा हो जाता है फोटोसिंथेसिस का, तो वो बंद रंध्र के रूप में काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? बाह्य कोशिकाएं हैं, झिल्ली है, रिक्तिका है, द्वार कोशिकाएं हैं, मोटी झिल्लियाँ हैं, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कोर्क पे आ जाते हैं हम। कोर्क कोशिकाएं क्या होती है? अभी हमने पढ़ा था कोर्क का निर्माण किससे होता है, किससे होता है कोर्क का निर्माण? अभी हमने अभी 10 सेकंड पहले पढ़ा है, 10-20 सेकंड पहले। तो कोर्क का निर्माण किससे होता है? बाह्य कोशिकाओं से, ठीक है। तो बाहरी संरक्षित उत्तक का निर्माण करती है कौन? कोर्क। ये कोशिकाएं मृत होती है और मजबूती से सघन रूप से व्यवस्थित होती है, जिनकी भित्तियों पर सुबेरिन का लेप होता है। किसका? सुबेरिन का, है ना। और स्थान के तने और पेड़ों के तनों का बाहरी आवरण होता है उसमें। कार्य क्या होता है इसका? इसका कार्य होता है परिपक्व जड़ों और प्ररोहों को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। यानी किसको? जो शीर्षस्थ विभ्योतक होते हैं ना, उनको क्या करेगी? सुरक्षा प्रदान करेगी। सुबेरिन पौधों के लिए एक सुरक्षात्मक अवरोध के रूप में कार्य करता है। सुबेरिन जल और गैसों को कोर्क कोशिकाओं से बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है। याद कर लिया हमने। फिर देखो कोर्क की संरचना है, तो कोर्क ये रहा। इसमें क्या होता है? प्राथमिक फ्लोएम ये रहा, मतलब कोशिका के अंदर की संरचना, है ना। तो कोर्क आ गया, फिर प्राथमिक फ्लोएम, किरण, कैम्बियम आ गया अंदर, प्राथमिक जाइलम आ गया, मज्जा आ गया, फिर द्वितीयक जाइलम है, कोगेजन है, द्वितीयक फ्लोएम है, काग अस्तर है, बाह्य त्वचा और वल्कुट के अवशेष है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन और बिंदु श्रवण में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो देखो जल वाष्प के रूप में जल की हानि होती है वाष्पोत्सर्जन में, और बिंदु श्रवण में जल बूंदों के रूप में जल की हानि होती है। इसमें जल वाष्प के रूप में रंध्र, उपत्वचा और वात रंध्रों के माध्यम से होती है वाष्पोत्सर्जन। और जो बिंदु श्रवण होता है वो कैसे होता है? जल रंध्रों के माध्यम से। कैसे? पत्ती के किनारों में उपस्थित होता है। स्फीति की हानि मुरझाने का कारण बनती है, स्फीति की हानि होती है इसमें। स्फीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बिंदु श्रवण में। वाष्पोत्सर्जन पादप शरीर को ठंडा करता है, और बिंदु श्रवण पादप शरीर को ठंडा नहीं करता। और वाष्पोत्सर्जन दिन के समय में होता है, रात के समय में क्या होता है? बिंदु श्रवण, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, पादप उत्तक का एक छोटा सा वो देख लेते हैं, उसके बाद हमारी ये क्लास कंप्लीट हो गई है थोड़ा। तो इसका एक माइंड मैप टाइप का देख लेते हैं। भाई पादप उत्तक हमने पढ़े, दो प्रकार के, स्थायी उत्तक और विभज्योतक। विभज्योतक तीन प्रकार के, शीर्षस्थ जो कहाँ होते हैं? प्रारोह पर, जड़ों में। अंतर्वेशी विभज्योतक तनों पे और प्रारोह पे। और पार्श्व जो क्या होते हैं? अंदर स्थित होते हैं, ठीक है। फिर स्थायी उत्तक पढ़े हमने दो, सरल स्थायी उत्तक, मृदु उत्तक पढ़ा, उसमें दृढ़ उत्तक पढ़ा, और स्थूल कोण उत्तक पढ़ा। दृढ़ उत्तक में क्या था? नारियल का भूसा था, है ना। और
फिर उसके बाद हमने पढ़ा जटिल, जटिल में जाइलम पढ़ा, फ्लोएम पढ़ा, जाइलम वन वे और फ्लोएम टू वे, ठीक है। वाहिकाएं वाहिनिकाएं वाहिकाएं, जाइलम मृत उत्तक और जाइलम तंतु, तो इसमें सिर्फ एक जाइलम तंतु ही जीवित होता है और फ्लोएम में एक ही मृत होता है, कौन सा, जाइलम फाइबर, ठीक है, फ्लोएम फाइबर होता है ना वो, समझे। अब इसमें देखो जाइलम और फ्लोएम का जो सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है, संवहन बंडल, जो हमने पढ़ा भी था, संवहन बंडल कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा जो उत्तक वाला चैप्टर है, पादप उत्तक, ये कंप्लीट हो चुका है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम लेंगे कौन सा, जंतु उत्तक, ठीक है। तो जंतु उत्तक इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो आपको और बेनिफिट मिले तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो भी ज़रूर देना। आज के लिए इतना ही, अगला करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो बताना ज़रूर एक बार, ठीक है।